नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे का आज एपिसोड नंबर है 343 और खबरों के पीछे में श्रृंखला चल रही है बीरप्पन की, और आज बीरप्पन की श्रृंखला का स्टोरी नंबर है 39। तो बीरप्पन की श्रृंखला शुरू हुई 305 से। देखिए, बीरप्पन का अंत समय आने वाला है, लेकिन इसके पहले बहुत कुछ होता है। के विजय कुमार ने जब से एसटीएफ की कमान संभाली है, हलचल बहुत है, पर प्रारंभिक जो कोशिशें हुई उनमें कई कोशिशें बीच समुद्र में ही डूब गई। बहुत मेहनत से ऑपरेशन ध्रुव तारा या फिर कहे ऑपरेशन बोस्टन, जिसे प्लान किया गया और माना यह गया कि मुथ्थू लक्ष्मी बीरप्पन की पत्नी को जाल में फांसकर हम बीरप्पन को जंगल से बाहर निकाल लेंगे, यह पहली कोशिश फेल हो गई। इस पर बहुत माथापच्ची हुई थी। तो देखिए, यह कोशिश कैसे फेल हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज की कहानी में है, हम आपको बताते हैं। तारीख है 23 मार्च 2004। तो कोयंबटूर के उस मकान में जहां मुथ्थू लक्ष्मी को राम्या के साथ टिकाया गया था, वहां लैंडलाइन फोन लगाया गया था और इस लैंडलाइन फोन पर 2 मिनटों के भीतर 3 मिस कॉल आते हैं। मुथ्थू लक्ष्मी इस कॉल को देखती है। देखिए, मुथ्थू लक्ष्मी के कमरे में ही यह लैंडलाइन लगा था, तो मुथ्थू लक्ष्मी भी होशियार, वह वहां से कॉल बैक उस नंबर पर नहीं करती है और वह चली जाती है एक पीसीओ पर, और पीसीओ पर जब कॉल करके लौटती है तो मुथ्थू लक्ष्मी की रंगत बदली हुई है। वह पहले की तरह नहीं है। मुथ्थू लक्ष्मी और राम्या में जो दोस्ती हुई वह ठंडी पड़ गई है। राम्या से मुलाकात पीसीओ से लौटने के बाद बहुत ही निराशाजनक है और ऐसा लग रहा है कि मुथ्थू लक्ष्मी के मन में कोई शंका बैठ गया है। तो मुथ्थू लक्ष्मी के मन में शंका आया कहां से, और बड़ा सवाल कि यह कॉल किसका था जिसे मुथ्थू लक्ष्मी ने पीसीओ से जाकर कॉल किया है। तो ये सारे सवाल चलते ही रहे। मुथ्थू लक्ष्मी और राम्या के बीच वो बात पहले की तरह नहीं रह गई और मुथ्थू लक्ष्मी ने अपनी बेटी प्रभा को भी राम्या से दूर हो जाने को कहा। लेकिन क्यों, ये बड़ा सवाल। पर मुथ्थू लक्ष्मी भी अभी शक नहीं होने दे रही है। बीरप्पन की पत्नी जो थी, तो देखिए, शक है लेकिन प्रकट नहीं करना है। इस कारण वह राम्या के साथ बालप्राय की पहाड़ियों में पिकनिक के लिए जाती है। सुबह पिकनिक के लिए निकली, शाम को 4 बजे लौटना होता है, मतलब दोपहर का लंच उधर ही। और अब कोयंबटूर वाले घर में वह बूढ़ी औरत, जिसकी पहचान अब तक आपको हमने नहीं बताई थी, वो जो बूढ़ी औरत थी वो राम्या की मां थी। वह इस अभियान को जान चुकी है, उसे पता है कि राम्या क्या काम कर रही है। तो जब मुथ्थू लक्ष्मी और राम्या साथ में रायबर उधर पिकनिक मनाने को गया है, तो राम्या की मां एसपी कानन को फोन करती है। तो ऐसा लग रहा है कि मुथ्थू लक्ष्मी को शक हो गया है। वह समझ रही है कि उस पर कोई निगाह रख रहा है और उस पर तीखी नजर रखी जा रही है, इसलिए वह बहुत परेशान है। तो एसपी कानन कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मैं बंदोबस्त करता हूं। जो मुथ्थू लक्ष्मी को शक हुआ है उस शक को हम दूर करते हैं और शक को प्रमाणित होने के जो भी सबूत मिल सकते हैं उसे तुरंत हटाते हैं। तो राम्या की मां के कॉल के बाद सबसे पहले एसपी कानन उस ड्राइवर को फोन लगाते हैं जो पिकनिक पर मुथ्थू लक्ष्मी और राम्या को ले गया है। वे ड्राइवर को कहते हैं कि देखो, शाम के 4 बजे तक मत लौटना, बहाना कर लेना, गाड़ी खराब बता देना बीच रास्ते में, तुम्हें 6 बजे के पहले नहीं लौटना है, इस बीच मुझे बहुत काम करना है। तो वो तो एसटीएफ का जवान है जो इस किरदार में है, ड्राइवर की भूमिका में। और जब ड्राइवर से बातचीत हो जाती है, इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि मुथ्थू लक्ष्मी और राम्या शाम के 6 बजे के पहले नहीं लौटेंगी, तो वे तुरंत जो इंस्पेक्टर हैं उमापति, जिनका निकनेम है एसटीएफ में अल्ट्रा क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जानकार हैं, उन्हें कॉल किया जाता है। ये इंस्पेक्टर अल्ट्रा ही हैं
जिन्होंने मुत्थू लक्ष्मी के घर के भीतर जासूसी कैमरे फिट किए थे और इस पर निगरानी रखी जा रही थी। तो एसपी कानन इंस्पेक्टर अल्ट्रा को कहते हैं कि आप तुरंत उस घर में जाइए, अभी मुत्थू लक्ष्मी और राम्या नहीं है, वहां जितने भी जासूसी कैमरे लगाए गए हैं उसे तुरंत हटा दीजिए, कोई सबूत न मिले। शाम को 6 बजे ये दोनों लौटेंगे और संभव है कि लौटने के बाद मुत्थू लक्ष्मी घर के एक एक हिस्से की छानबीन करे, क्योंकि उसके मन में शक बैठ गया है। तो इसके पहले हमें सारे सबूत वहां से हटा लेने हैं। तो एसपी कानन का आदेश हो गया। एसपी कानन ने के विजय कुमार से सहमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद इंस्पेक्टर अल्ट्रा जाकर वहां से जितने जासूसी कैमरे, गुप्तचर कैमरे लगे हुए थे उन सभी को रिमूव कर देते हैं। तो अब जब लौटती है मुत्थू लक्ष्मी तो वह कमरे को खंगालती है, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, इसलिए वह फिर से कंफ्यूज हो जाती है। पर राम्या के साथ अब दोस्ती बस दिखावती है। तो अब ये शक कहां से और कैसे दिखी, यह सवाल जारी है। तो जो कैमरे वहां से रिमूव किए गए, के विजय कुमार को याद है, इस बात का स्मरण है कि जब उन कैमरों को, जो कैमरे में कैद चीजें थी, उसे देखा जा रहा था तो एक कैमरे में एक व्यक्ति दिखा, और यह व्यक्ति जो दिखा वह बिल्कुल सर्दी के दिनों में सुबह सुबह जब कुहासा फॉग, तो जो व्यक्ति दिखा मुत्थू लक्ष्मी से मिलने आने वाला, वह जो तस्वीर थी बहुत धुंधली तस्वीर थी। बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उस धुंधली तस्वीर से पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। लेकिन यह व्यक्ति कौन मिलने आया, यह तस्वीर एसटीएफ को, के विजय कुमार को और एसपी कानन को परेशान करती रही। जब तस्वीर में दिखे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं हुई तो सवाल यह भी उठा कि क्या कोई एसटीएफ का व्यक्ति ही है जो वीरप्पन के हाथों बिक गया है, या कोई सिविलियन है। क्योंकि यदि मुत्थू लक्ष्मी को शक हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो राज है, हमारा जो प्लान है, वो कहीं से लीक हुआ है। और यह प्लान लीक कैसे हो सकता है, इसे तो हम 5 लोग ही जानते थे, के विजय कुमार साहब स्वयं, दूसरे एसपी कानन, तीसरा ड्राइवर सेल्वराज और चौथा रसोईया, जो के विजय कुमार के अलावा वो रसोईया है। तो इतने लोग ही जानते थे। तो कैसे लीक हुआ, और जो होना था वो बुरी खबर आ ही गई। आपको पता है कि ऑडियो कैसेट मुत्थू लक्ष्मी भेज रही थी, वीरप्पन का जवाब भी आ रहा था। तो एक ऑडियो कैसेट में वीरप्पन ने आने से साफ साफ मना कर दिया। जो पहले कह रहा था कि वह आएगा, मुत्थू लक्ष्मी से मिलेगा, बिटिया से मिलेगा, डॉक्टर से मिलेगा, तो अब वीरप्पन की ना हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्लान जो है वो फेल हो गया। ऑपरेशन ध्रुव तारा, ऑपरेशन बोस्टन, यह बीच समुद्र में डूब गया। लेकिन यह क्यों डूबा, इस पर भी बहस चलती रही। तो देखिए, कहने वाले लोग कहते हैं, और जो वीरप्पन के कुछ लोग बाद में पकड़े गए, उनका कहना यह था कि वीरप्पन मुत्थू लक्ष्मी की बात मान गया था, वह जंगल से बाहर आने को तैयार था। लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि वीरप्पन को अपने ज्योतिषी पर बहुत ही भरोसा था, तो उसने जंगल से बाहर निकलने के पहले अपने इस फैसले के बारे में ज्योतिषी से राय मांगी थी। और ज्योतिषी ने यह कहा वीरप्पन को कि अभी तुम्हारा समय बहुत ही खराब चल रहा है, तुम्हें कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जान खतरे में है, जहां हो वहीं रहो, सुरक्षित रहो, जंगल से बाहर मत निकलना। तो जैसे ही ज्योतिषी ने यह बात बताई, वीरप्पन ने प्लान बदल लिया। तो एक बात तो यह कही गई, लेकिन जो दूसरी लॉजिक और भी थी कि देखिए, जैसा मैंने बताया कि यह प्लान जो था, ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन ध्रुव तारा, ऑपरेशन बोस्टन, इसकी जानकारी महज 5 लोगों को थी। और मुत्थू लक्ष्मी के बहाने वीरप्पन को जंगल से बाहर लाने की तैयारी जो की गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि एसटीएफ का ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। एसटीएफ का ऑपरेशन बंद कैसे किया जाता, और यदि बंद करने का कोई निर्देश होता तो उसके कारण बताने होते। तो देखिए, के विजय कुमार जब आए थे तो उन्होंने जब पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की थी, पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की थी, तो यह मालूम हुआ था कि वीरप्पन जो अब है 4-6 लोगों के साथ ही है। तो इसके बाद ही यह तय किया गया था
कि जो हमारी टुकड़ी होगी वह टुकड़ी भी छोटी हो जाएगी। 15 लोगों की टुकड़ी अब जंगल के भीतर नहीं जाएगी जो दूर से ही दिखाई दे। 6 लोगों की टुकड़ी बना दी गई थी। तो देखिए, वीरप्पन से लड़ाई में इंस्पेक्टर मोहन नवाज एक बहादुर योद्धा, उन्होंने एक अलग सा ऑपरेशन चला रखा था, जैसा कि विजय कुमार ने निर्देशित किया था। मुथुलक्ष्मी का ऑपरेशन अलग और मोहन नवाज का ऑपरेशन अलग। तो मोहन नवाज ने क्या किया था कि अपनी टुकड़ियों को बहुत ही छोटी छोटी टुकड़ी में बांट दिया था और इसे गुरिल्ला बनाकर, मतलब जंगल के भीतर जाकर हमला बोलने की ताकत देकर जंगल के भीतर धकेल दिया था। तो जंगल के भीतर अब मोहन नवाज की बहुत सारी टुकड़ियां, कहते हैं 90 की संख्या में, जंगल के भीतर खाक छान रही थी। और मोहन नवाज ने अपने शब्दों में इन टुकड़ियों को आंजनेयी फोर्स का नाम दे रखा था। देखिए, दक्षिण में आंजनेयी मतलब हनुमान जी होते हैं। तो ये जो टुकड़ी थी, कहा तो ये गया था कि कम से कम 6 लोग होंगे, लेकिन यहां मोहन नवाज खुद बहादुर, उन्होंने अपने जवानों का हौसला देखते हुए कई टुकड़ियां 4 लोगों की कर दी थी और कई टुकड़ियां तो सिर्फ 2 लोगों की थी जो जेल के भीतर खाक छान रहे थे। और इन्हें इस बात के लिए तैयार किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि आप जब जंगल के भीतर ऑपरेशन में होंगे तब आपको सिर्फ 2 वक्त का ही भोजन करना है 24 घंटे में। और यह भोजन भी क्या, कोई पकाया हुआ भोजन नहीं। जिस तरीके से बिहार और यूपी में सत्तू आप खाते हैं बिना पकाए हुए, ठीक वैसे ही रागी दिया गया था इन जवानों को कि आप रागी के गोले खाकर अपनी भूख को मिटा लेना। और ये जो आंजनेया फोर्स के दस्ते में शामिल जवान थे, वे वर्दी में नहीं थे। उनकी वर्दी जंगल में प्रवेश कराने के पहले जमा करा ली गई थी। मोहन नवाज का भरोसा था कि ये जंगल के भीतर गए थे। तो ये जंगल के भीतर जो घुसे थे वे आदिवासियों की तरह घुसे थे, मतलब स्वयं को आदिवासी दिखा रहे थे। और जब जंगल के भीतर खाक छान रहे थे तो इनके सिर पर एक बंडल हुआ करता था, जैसा आदिवासी रखते हैं, लकड़ी की गठरी और तमाम चीजें उसमें होती है। तो जो सर के ऊपर बंडल था इस आंजनेया फोर्स के जवानों के, उसके भीतर हथियार होता था इनका। और जो इनके पास 303 की जो राइफल थी उसकी नाल काट दी गई थी ताकि उस बंडल में लकड़ी की तरह वह फिट बैठ जाए। और इनके पास एक शॉटगन होता था जो आप कट्टे का एक रूप मान सकते हैं। तो जंगल के भीतर ये जो आंजनेया फोर्स था मोहन नवाज का, उसने एक आतंक मचा दिया था। और आतंक इतना, मैंने बताया कि 90 दल थे और सभी एक दूसरे को पहचानते हो, यह बात भी संभव नहीं थी। तो ऐसे में इस बात का भी खतरा बना हुआ था कि कहीं ऐसा न हो कि जवान जो हैं आंजनेया फोर्स के, वे ही एक दूसरे में टकरा जाएं। तो फिर इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। यह ट्रेनिंग थी कि कैसे आप पहचान करेंगे। तो देखिए, पहचान के 2 माध्यम थे, दुश्मन दोस्त, या यूं कह लें कि आदिवासी और फोर्स के जवानों के बीच में। तो ट्रेनिंग यह दी गई कि जो पैर की पिंडली होती है, तो जंगल के भीतर जो आंजनेया फोर्स वाले जवान गए थे, उनके जो पैर की पिंडली है वह मोटे हुआ करते थे। और जो जंगल के आदिवासी थे उनकी पिंडलियां मोटी नहीं हुआ करती थी, कह सकते हैं सीकियां हुआ करती थी। तो जवानों को यह ट्रेनिंग दी गई कि इस तरीके से आप अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेना, ऐसा न कि आपस में ही लड़ मरना। दूसरी जो पहचान थी वो थोड़ी कठिन पहचान थी कि जब आदिवासी, जंगली आदिवासी जब जंगल में नंगे पैर चलते हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं वह चौड़ी हो जाती है। पर ये जो आंजनेया फोर्स वाले थे उनकी उंगलियां चौड़ी नहीं थी, लेकिन इस तरीके से तहकीकात करने के लिए एक दूसरे को बिल्कुल करीब आना जरूरी था। और ऐसे में इस बात का खतरा बना रहता था यदि सामने वाला दुश्मन निकला तो फिर क्या होगा। खैर, तो ये सारा जो ऑपरेशन था जंगल के भीतर चल रहा था। और आप कह सकते हैं जिस तरीके से मोहन नवाज की टीम ने, 90 टुकड़ियों ने जंगल में तूफान मचा रखा था, वीरप्पन को भी
इस बात का एहसास हो गया था कि अब जंगल के भीतर धिम्बम की पहाड़ियों में ये साधु की बेस वाले, आदिवासी की बेस वाले कमांडो हैं और इन कमांडोज से वह बिल्कुल परेशान हो गया था। और ये कमांडोज क्षेत्र की, जंगल की मैपिंग इस तरीके से करते जा रहे थे। देखिए, इनकी क्षमता तो बस इतने की थी कि ये 10 बाई 10 किलोमीटर की परिधि को बिल्कुल सील कर सके, लेकिन इनका मूवमेंट ऐसा था, खौफ इतना था कि वो 50 टाइम्स अधिक दिखता था। वीरप्पन समझ गया था कि अब हमारे लिए जंगल के भीतर मुश्किल हालात और भी बढ़ते जा रहे हैं, छुपने की जगह कम होती जा रही है, ये जो आंजनेय फोर्स वाले हैं जगह जगह प्रकट हो जा रहे हैं। तो एक कारण यह भी माना गया कि आंजनेय फोर्स की जो हलचल जंगल के भीतर थी, शायद इसी कारण वीरप्पन जंगल के बाहर नहीं निकल पाया। तो यदि कारण मोहन नवाज का आंजनेय ऑपरेशन था, तो इसका आशय यह भी है कि मुथु लक्ष्मी के बारे में जो शक किया जा रहा था कि मुथु लक्ष्मी को पूरे प्लान की जानकारी मिल गई, वह निर्मूल थी। लेकिन इस कंट्राडिक्शन में हुआ तो यही कि वीरप्पन जंगल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उसे लग गया था कि जंगल से बाहर निकलना भी संभव नहीं है। खैर, तो यह ऑपरेशन तो डूब गया, लेकिन वीरप्पन तो अब भी जिंदा है और एसटीएफ की चुनौती अब भी है। तो महीने गुजरते गए, नए नए प्लान पर विचार किया जाता, जो जानकारी मिलती उधर रेड होती, जंगल के भीतर कार्रवाई चल ही रही थी। तभी एक दिन के विजय कुमार ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और इस बीच उन्होंने काफी फीडबैक लिया था। तो मीटिंग में उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, एक बात तो तय है, एक मैप भी, एक नक्शा भी पीछे टंगा था और उस मैप पर लोकेशन को चिन्हित करते हुए के विजय कुमार ने कहा कि देखिए, हमारी सफलता यह है कि अब जो ये वीरप्पन है 10 इंटू 10 किलोमीटर की परिधि में ही है, इससे दूर नहीं है। और ये जो 10 इंटू 10 किलोमीटर की परिधि है जिसमें वीरप्पन है, वह गोपीनाथम गांव के आसपास ही है। तो अब हमें विचार यह करना है कि अब इस परिधि के भीतर घुसकर या उसे बाहर निकालकर कैसे हम वीरप्पन को मारते हैं। तो देखिए, अब उन्होंने यह भी बताया कि आप इस बात को संज्ञान में रखिए कि जब हिदायतुल्लाह को कन्याकुमारी के उस गुंडा मवाली को मारने के लिए, वीरप्पन को मारने के लिए उसके ठीहे पर भेजा गया था, तो यह बात जानकारी में आई थी कि जब जब वह MM हिल्स के इलाके में रहता है तो उसे ताजा खाना मिलता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह ताजा खाना उस तक पहुंचता कैसे? तो क्या हम राशन पानी की इस लाइन को बंद नहीं कर सकते? बंद कर देंगे तो वीरप्पन और ज्यादा बौखलाएगा। तो और क्या क्या रास्ते निकाल सकते हैं, इस पर के विजय कुमार विचार विमर्श कर रहे हैं। वे कहते हैं कि देखिए, राशन पानी की लाइन तो हम बंद कर दें, लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि जो गांवों का सपोर्ट हासिल है वीरप्पन को, उसे हम तोड़ दें। तो जब इस सपोर्ट को हम नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या करें? तो यह कर सकते हैं कि हम उस पूरे इलाके में जो 10 इंटू 10 किलोमीटर की परिधि का इलाका है, उसकी बाउंड्रीज है, उधर हम STF को भर दें। क्या विचार है आपका? तो के विजय कुमार ने जब कहा कि क्या विचार है आपका, और जब वे बोल रहे थे तो सामने सुन रहे STF के जवान, STF के पदाधिकारी, उनमें से कई ऐसे थे जो मुस्कुरा रहे थे। और यह मुस्कान विजय की मुस्कान नहीं थी, कुटिल मुस्कान थी। तभी हुसैन ने कहा, दूसरे योद्धा, STF के बड़े योद्धा, कि सर, गुस्ताखी माफ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जिस प्लान की बात कर रहे हैं वह प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है और इससे हमें कोई सफलता नहीं मिल सकती है। देखिए, के विजय कुमार के अलावा कोई दूसरा होता, SP कानन के अलावा कोई दूसरा होता, तो कोई सबऑर्डिनेट इस तरीके से चैलेंज करता तो वे गुस्सा हो जाते। लेकिन के विजय कुमार कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए। और मिस्टर हुसैन
उस ऑपरेशन के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म, और इसे जून 2000 में अंजाम दिया गया था। तो इस ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म के बारे में जानकारी तो के विजय कुमार को भी थी। इस ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म को 2000 में लीड कर रहे थे आईजी लेवल के प्राधिकारी बालाचंद्रन, और यह ऑपरेशन भी वीरप्पन के खिलाफ था। तब उन्होंने क्या था कि करीब 1000 जवान जंगल के भीतर घुसे दिए थे, लेकिन 1000 जवान जंगल के भीतर तो चले गए, पर वीरप्पन का कोई सुराग नहीं मिला था। कहने को यह ऑपरेशन बहुत लंबा चला और आईजी बालाचंद्रन पूरा रिकॉर्ड रखते थे। तो इसी ऑपरेशन के कारण ये जो मिस्टर हुसैन थे कह रहे थे कि इस तरीके के ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं मिलना है के विजय कुमार को। तो के विजय कुमार ने कहा कि देखिए, मैंने उस ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म को करीब से जाना है। मैंने यह पाया कि देखिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए आप सब कुछ नोट करते रहे, लेकिन नतीजे क्यों नहीं मिले। जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हमने ये देखा कि आपने रोज का टारगेट फिक्स किया, जो किसी बड़े ऑपरेशन में ठीक नहीं है। आपने टारगेट क्या फिक्स किया कि हमारे जवान कितनी दूर आज चले, यह बताना होता था। तो आप चाहे जितनी दूर चल लें, नतीजा कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसका फायदा किया। यह टारगेट फिक्स किया कि आज कितने गांव में गए, यह टारगेट फिक्स किया कि कितने मुखबिर से मिले। तो इन सबों से अगर आपके पास सटीक जानकारी नहीं है और ऑपरेशन का पूरा प्लान नहीं है, तो ऐसे डेली टारगेट फिक्स करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। परिणाम यह रहा कि ये लोग जो जवान थे वो दूरी तय करने के लिए, गांव गिनने के लिए, मुखबिरों से मिलने के लिए कच्चे रास्ते पर ही चलते रहे, भीतर नहीं गए जहां वीरप्पन था। और इस ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म की जो सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि आपने 1000 जवानों को जंगल के भीतर घुसेड़ दिया था। तो जब जंगल के भीतर 1000 जवान थे तो उनके लिए राशन पानी, मतलब दिन रात का भोजन कैसे पहुंचता, ये जवान उस ट्रेनिंग के तहत नहीं गए थे। तो परिणाम यह था कि रोज बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन जवानों के लिए भोजन पानी जाता था, और उन्हीं रास्तों में जाता था जिन रास्तों में वीरप्पन के मुखबिर थे। तो बताइए, उन रास्तों में आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से भोजन पानी ले जा रहे हैं, और भोजन पानी के इंतजार के लिए ये जो एसटीएफ वाले थे, जो 1000 जवान इस ऑपरेशन में भीतर किए गए थे, वे इंतजार कर रहे होते थे। तो दुश्मन कहां से पकड़ा जाता? दुश्मन तो दूर से देख रहा था कि एसटीएफ वाले भोजन पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, यहां फैले हैं। तो ये सारी कमजोरियां रही, इसलिए उस ऑपरेशन को सफलता नहीं मिली। तो के विजय कुमार ने कहा कि मुझे देखिए सब कुछ पता है, लेकिन मुझे पता है कि धूम धड़ाका करके ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन अब हमने एक ऐसा ही प्लान तैयार किया है जिस तरीके से पहले ऑपरेशन हुए हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमें उस ऑपरेशन में सफलता मिलेगी। आपका सहयोग चाहिए। तो सहयोग देने के लिए तो सभी तैयार ही हैं। तो अब के विजय कुमार ने वह रास्ता, वह मैप दिखाया जिसमें वे आगे का ऑपरेशन चलाना चाहते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है वह आपको बताएंगे कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 344 में। और आप जानेंगे कल की स्टोरी में, जब हम आपको कहानी सुनाएंगे, तो यदि आपने कभी वैष्णो देवी की यात्रा की हो तो आपने अर्धकुमारी की गुफाएं देखी होंगी। और जब वैष्णो देवी में भी सर्दी के दिनों में वो प्राचीन गुफा खुली रहती है दर्शन के लिए, तब उसके रास्ते दिखे होंगे। तो कल की कहानी में जो के विजय कुमार का नया प्लान है और वीरप्पन का जो नया ठिकाना है, उसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा।
एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब बादात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, जरूरत होने पर हम अपनी रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपकी अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं वीरप्पन श्रृंखला की अगली कहानी के साथ। यह श्रृंखला भी जल्द खत्म होगी, कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।